नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीपीएससी टीचर उदय में। तो दोस्तों, आज का जो सेशन होने वाला है बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है, जो कि टॉपिक आपका लिया गया है प्राचीन भारत का इतिहास, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। 2 नंबर तो पूछता ही है इसमें से। तो दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो लोग भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए सेशन को बिना देर किए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आपको बताना है कि पशुपालन और कृषि का जो पुराना जो साक्ष्य है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए अंजीरा से, ऑप्शन बी दम्ब सदात से, ऑप्शन सी किलीगुल मोहम्मद से, ऑप्शन डी मेहरगढ़ से। तो आपको पता है पुराना साक्ष्य जो मिला है आपको मेहरगढ़ से, ठीक है। डी विल बी करेक्ट आंसर। तो चलिए आइए डिस्कस देखते हैं इसका क्या है डिटेल में। देखिए, यहाँ पे हम हाईलाइट करके लाए हैं दोस्तों, जो भी आपका जो सेंटेंस है वो हाईलाइटेड है, जो महत्वपूर्ण है उसी को हाईलाइट किए हैं। तो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो मेन है उसी को पढ़ेंगे बिना देर के हुए, ठीक है। चलिए, भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का प्रारंभिक स्थल मेहरगढ़ को माना गया है, ठीक है। 7000 से 5500 ईसा पूर्व के मध्य मानव बसाव का क्षेत्र था, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। ऑप्शन ए पूरा पाषाण युग, ऑप्शन बी नवपाषाण युग, ऑप्शन सी ताम्रपाषाण युग, ऑप्शन डी लौह युग। तो आप लोग कमेंट कीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कौन सा होगा। ये हो जाएगा सी ताम्रपाषाण युग, ठीक है। सी विल बी करेक्ट आंसर। तो चलिए डिस्कस देखते हैं क्या है। ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है, ठीक है। जिन संस्कृतियों में तांबे के औजारों के साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है, उन्हें प्रायः ताम्र पाषाणिक संस्कृतियाँ कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। आपको बताना है कि हड़प्पा जो सभ्यता था उसमें मिट्टी के बर्तनों पर कौन सा रंग का कलर होता था ऊपर में। ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी नीला हरा, ऑप्शन सी पांडु, ऑप्शन डी नीला। तो ये हो जाएगा दोस्तों लाल कलर से रहता था, ठीक है। ए विल बी करेक्ट आंसर। चलिए डिटेल देखते हैं। हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण किया करते थे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ देखिए, इन मृद भांडों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्सों में काले रंग के विभिन्न प्रकार की चित्रकारी भी रहती थी, ठीक है दोस्तों। लाल रंग से उसकी पुताई कर जाती थी और निचला जो हिस्सा था दोस्तों उसको काले रंग से विभिन्न प्रकार का उसमें चित्र अंकित रहता था, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। आपको बताना है कि सिंधु सभ्यता कौन सा युग का है। ऑप्शन ए ऐतिहासिक काल, ऑप्शन बी प्रागैतिहासिक काल, ऑप्शन सी उत्तर ऐतिहासिक काल, ऑप्शन डी आध ऐतिहासिक काल। आपको बताना है दोस्तों कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ये हो जाएगा डी। डी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए देखिए इसका डिटेल्स देखते हैं। भारतीय इतिहास में 2500 बीसी से 600 बीसी का कालखंड आध ऐतिहासिक माना गया है, ठीक है दोस्तों। तो सैंधव सभ्यता आध ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, तो ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। सैंधव सभ्यता जो है आध ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस वीडियो से आपको 2 नंबर तो पक्का आना है, ठीक है दोस्तों। तो ये वीडियो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और वीडियो स्किप नहीं कीजिए, ठीक है। आपके टीआरडी 4 से जो रिलेटेड जो भी स्टूडेंट है उनको ये सेशन बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है दोस्तों। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी अभ्यर्थी टीआरडी 4 तैयारी कर रहे हैं तो उसको उस सेशन का बेनिफिट्स मिले और वो अपना एक सीट टीआरडी 4 में पक्का कर सके दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट कोई और देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो क्या था। ऑप्शन ए पक्की ईंट से बनी इमारत, ऑप्शन बी प्रथम असली मेहराब,
ऑप्शन सी पूजा स्थल, ऑप्शन डी कला और वास्तुकला, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये हो जाएगा दोस्तों पक्की ईंट से बनी इमारत। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता था उस टाइम में भी पक्की ईंट की इमारत बनी रहती थी घर। तो ए विल बी करेक्ट आंसर। चलिए इसका हम लोग विश्लेषण देख लेते हैं डिटेल्स में, पूरा डिटेल्स के साथ हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, यहाँ देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता था। ठीक है, यह नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। पक्की ईंट से बनी इमारतों में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार व अन्नागार प्रमुख है। इनकी सतह पक्की ईंटों की है जिसे जिप्सम तथा मोर्टार द्वारा जोड़ा जाता था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? आपको बताना है इसमें से कि हड़प्पा का बंदरगाह कौन सा है। ऑप्शन ए सिकंदरिया, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी महास्थानगढ़, ऑप्शन डी नागपट्टनम। तो आप लोग कमेंट कीजिए दोस्तों कौन सा होगा। ये हो जाएगा दोस्तों लोथल। ठीक है, बी विल बी करेक्ट आंसर। हड़प्पा का बंदरगाह है लोथल। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं, आप लोग डिटेल्स में देखते हैं। हड़प्पीय नगर लोथल, आपको पता होना चाहिए कि लोथल कहाँ पे है, गुजरात में। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये पूछता है कि आपको दे देगा टिक मारने के लिए, मिलान करने के लिए। ठीक है, एक तरफ लोथल दे देगा, एक तरफ स्टेट का नाम दे देगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि लोथल कहाँ पे है, गुजरात में है। ठीक है, गुजरात के कहाँ पे है, अहमदाबाद ज़िले के भोगवा नदी पे। ये भी पूछ सकता है लोथल जो है वो कौन सा नदी के किनारे है, तो भोगवा नदी के किनारे हैं। ठीक है दोस्तों, इसीलिए आप लोग के सामने डिटेल्स लेके आए हैं और जो भी इम्पोर्टेंट लाइन है उसको हाईलाइट कर दी हैं दोस्तों, ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पाकालीन बंदरगाह है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? आपको बताना है कि गुजरात में कौन सा। अभी पढ़े थे दोस्तों, ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन को। ये हो जाएगा लोथल। ठीक है, लोथल गुजरात में आपको अभी बताए थे। चलिए ए विल बी करेक्ट आंसर। निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ? आपको बताना है कि टेराकोटा का हल कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए धौलावीरा, ऑप्शन बी बनावली, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी लोथल, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों आपको बताना है कौन सा होगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कीजिए दोस्तों। ये हो जाएगा दोस्तों बनावली। ठीक है, बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, ये आपको पता होना चाहिए कि बनावली कहाँ पे है, नोट डाउन कर लीजिएगा। ये बनावली कहाँ पे है, हरियाणा के फतेहाबाद ज़िला। ठीक है, बनावली टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? आपको बताना है कि जूता हुआ खेत का निशान हड़प्पन नगर में मिला है। कौन सा होगा? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी धौलावीरा, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी लोथल। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, कालीबंगा इज़ द राइट आंसर। चलिए डिटेल्स में देखते हैं इसको। यहाँ देखिए दोस्तों, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा। ठीक है, तो आप लोग को ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो कालीबंगा है वो कौन सा नदी के किनारे है। तो ये हो जाएगा आपको घग्गर नदी। ठीक है, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? ठीक है, आपको पहले भी बताए थे, नहीं देखिएगा पहले, नहीं पे टिक मारिएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए आर.डी. बनर्जी, ऑप्शन बी के.एन. दीक्षित, सी
MS वत्स, डी VS स्मिथ। तो ये हो जाएगा दोस्तों, डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बेगज कोई का महत्व इसलिए है कि ऑप्शन ए, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। आपको बताना है कि बेगज कोई का महत्व किस लिए है। ऑप्शन बी, मध्य एशिया एवं तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र जाना जाता है। ऑप्शन सी, वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई थी। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो ये हो जाएगा दोस्तों, देखिए बेजग जो कोई है इसका महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए थे उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिला था। ठीक है, उसका सारा जो देवता है, इतने देवी देवता था, इसका डिस्क्राइब किया हुआ था दोस्तों। ठीक है, इसीलिए इसका महत्व है। तो ए विल बी करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ देखते हैं हम लोग डिटेल्स में। इस अभिलेख में ऐसे राजाओं का उल्लेख आया है जिनके नाम आर्यों जैसे थे और जो संधियों के साक्ष्यों तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण एवं नासत देवताओं का आह्वान करते थे। ठीक है, ये पूरे देवता का नाम उसमें अंकित था। ठीक है दोस्तों, इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत आए थे। ये क्वेश्चन पूछता है कि वैदिक आर्य कहाँ से आए थे, कौन सा देश से आए थे, तो आपको बताना है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत आए होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये VVI क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। ऑप्शन ए, गंगा। ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन सी, कावेरी। ऑप्शन डी, पुरुषनी। तो ये हो जाएगा डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, डी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए डिटेल्स में देखते हैं। दशराग्य, देखिए यहाँ पे दशराग युद्ध, दशराग का मतलब होगा 10 राजाओं का युद्ध। ठीक है, 10 राग जब ये रखें तो आप लोग समझ जाना है कि 10 राजाओं का युद्ध पुरुषनी नदी, वर्तमान में रावी। ठीक है, पहले पुरुषनी नदी कहा जाता था, अभी जो उस नदी का नाम रावी नदी हो गया। ठीक है, रावी नदी की तरफ पे लड़ा गया, जिसमें भरतों के राजा सुदास ने 10 राजाओं के एक संघ को हराया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। आपको बताना है। ऑप्शन ए, 7वां मंडल। ऑप्शन बी, 8वां मंडल। ऑप्शन सी, 9वां मंडल। ऑप्शन डी, 10वां मंडल। तो ये हो जाएगा 9वां मंडल। ठीक है, ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है पूर्णतः सोम को समर्पित है। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ देखिए ऋग्वेद में कुल, आपको ये भी आपको याद नोट डाउन कर लीजिएगा कि ऋग्वेद जो है इसमें 10 मंडल हैं। ठीक है दोस्तों, नवम मंडल के सभी 114 मंत्र सोम को समर्पित है। ठीक है दोस्तों, और सोम आर्यों का मुख्य वेद था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है। अभी पढ़े हैं दोस्तों, अभी जस्ट पढ़े हैं, सोम और इस पेपर नामकृत देवता। ठीक है, तो डी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। ऑप्शन ए, उपनिषद। ऑप्शन बी, भगवद गीता। ऑप्शन सी, ऋग्वेद। ऑप्शन डी, यजुर्वेद। तो आपको पता है दोस्तों, गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है। सी विल बी करेक्ट आंसर। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लेखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा कि ऋग्वेद के जो रचनाकार है वो विश्वामित्र जी हैं। यह मंत्र ऋग्वेद के 3 मंडल में वर्णित है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। आपको बताना है कि परमाणु जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन भारतीय दर्शन ने किया। तो किसने किया भाई। ऑप्शन ए, योग। ऑप्शन बी, न्याय। ऑप्शन सी, सांख्य। ऑप्शन डी, वैशेषिक। तो ये हो जाएगा डी विल बी करेक्ट आंसर, वैशेषिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। आपको बताना है स्वामी जी का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए, कुंडग्राम। ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र। ऑप्शन सी, मगध। ऑप्शन डी, वैशाली। तो ये हो जाएगा कुंडग्राम। ठीक है, ये विल बी करेक्ट आंसर। चलिए डिटेल्स में देखते हैं।
महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या इसको हम लोग कुंडलपुर भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये कहाँ पे है? वैशाली से लगभग 599 ईस्वी पूर्व में हुआ था, ठीक है। उनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य की प्रमुख चेटक की बहन थी तथा पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ देखिए, ये NCERT पुस्तकों में महावीर स्वामी का जन्म यहाँ पे 540 ईस्वी दिया है, तो आप लोग कन्फ्यूज नहीं कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन 18, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? आपको बताना है कि महावीर जैन का जो मृत्यु हुआ था किस नगर में हुआ था। ऑप्शन ए राजगीर, ऑप्शन बी सांची, ऑप्शन सी पावापुरी, ऑप्शन डी समस्तीपुर। तो ये हो जाएगा दोस्तों पावापुरी, सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए, महावीर स्वामी का जन्म जो था दोस्तों 599 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था, ठीक है। यहाँ देखिए राजगिरी के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान में उन्होंने शरीर त्यागा था, ठीक है। इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो महावीर स्वामी है वो शरीर कहाँ पे त्यागे थे, तो राजगीर के समीप पावापुरी में, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? आपको बताना है जो महावीर थे उनका प्रथम शिष्य कौन था। ऑप्शन ए जामाली, ऑप्शन बी युसुध, ऑप्शन सी विपिन, ऑप्शन डी प्रभास। तो इसका हो जाएगा दोस्तों जामाली, ये विल बी करेक्ट आंसर। देखिए भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश में सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ। उनकी पत्नी का नाम यशोदा थी, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता था? आपको बताना है पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कौन सा था। 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व, 14 उपपूर्व। तो ये हो जाएगा दोस्तों 14 पूर्व, सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? ऑप्शन ए लुम्बिनी, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी वैशाली। तो आपको पता होगा सारनाथ में दिए थे, बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है दोस्तों। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? आपको बताना है। ऑप्शन ए लुम्बिनी, ऑप्शन बी बोधगया, ऑप्शन सी कुशीनगर, ऑप्शन डी कपिलवस्तु। तो दोस्तों ये हो जाएगा कुशीनगर, सी विल बी करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन दोस्तों बार बार पूछता है, इसीलिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखिए 47 BPSC में भी पूछा गया था प्रीलिम्स में 2005 में, और ये देखिए 53 और 55 BPSC में भी पूछा गया था 2011 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ देखिए डिटेल्स में अपने लोग देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, यहाँ देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, सारनाथ में दिया था। पूछता है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ, ठीक है। सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार कौशल राज्य में हुआ। ये भी नोट डाउन कर लीजिए कि सबसे ज़्यादा धर्म जो था बौद्ध धर्म, उनका प्रचार कौन सा राज्य में हुआ था? कौशल राज्य में हुआ था, ठीक है। कौशल नरेश प्रसेनजित ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? ऑप्शन ए जैन, ऑप्शन बी हिंदू, ऑप्शन सी पारसी, ऑप्शन डी बौद्ध। तो आपको पता होना चाहिए त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म की पुस्तक है, डी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। 24, त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न से किससे संबंधित है? थोड़ा सा ये कट हो गया है दोस्तों, सॉरी इसके लिए। तो मैं बता देता हूँ आपको ऑप्शन। ये है एक जैन धर्म है, ये हो गया हिंदू धर्म, अच्छा ईसाई धर्म, तो ये हो जाएगा दोस्तों ये जैन धर्म से है, ठीक है। त्रिरत्न जो है आपका सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया, ये जैन धर्म से संबंधित है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे है जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं, ठीक है दोस्तों। तो यही चीज़ दिया हुआ है, उसी को त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? आपको बताना है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म कौन सी ऐसी बात है जो समान नहीं है। ऑप्शन ए अहिंसा, ऑप्शन बी वेदों के प्रति उदासीनता, ऑप्शन सी आत्मदमन, रीति व रिवाजों को अस्वीकृति। ये आत्मदमन, सी विल भी करेक्ट आंसर है। आत्मदमन ही ऐसा है कि बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है, बाकी सारे समान हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। आपको बताना है कि बोध गया में जो अभी वृक्ष है वो कौन सी पीढ़ी का है? तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्टम। तो ये बताना है आपको, ये पंचम है। ठीक है, पंचम पीढ़ी का जो वृक्ष है, आप लोग बोध गया गए होंगे, वहाँ पे एक पीपल का पेड़ है। ठीक है, मंदिर के जस्ट पीछे। ठीक है, तो वो पंचम पीढ़ी के पेड़ हैं। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए डिटेल्स में बात करते हैं। हेनसांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था। ठीक है, वो जो पेड़ था दोस्तों, वो जो ओरिजिनल जो पेड़ था उसको शशांक ने नष्ट कर दिया था दोस्तों। ठीक है, उसके बाद इस स्थान पर 2 और वृक्ष रोपित हुए और नष्ट हुए। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। तो ये भी पूछ सकता है कि 5वीं पीढ़ी का जो पेड़ है वो किसने लगवाया था? तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। ठीक है, यह वृक्ष पूरी तरह सुरक्षित है और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने एवं उठाने का अधिकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए आनंद, ऑप्शन बी राहुलोभद्र, ऑप्शन सी मखलिगोसाल, ऑप्शन डी उपाली। तो ये हो जाएगा मखलिगोसाल। ठीक है, सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, और इजी क्वेश्चन ही एग्जाम में गलत हो जाता है, इसीलिए आप लोग ध्यान से देखिए। ऑप्शन ए उदयन, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन डी महापद्मनंद। ये देखिए 48 और 52 बीपीएससी में पूछा गया है प्रीलिम्स में 2008 में। ये हो जाएगा उदयन। ठीक है, तो पाटलिपुत्र के संस्थापक थे दोस्तों उदयन थे। ये विल बी करेक्ट आंसर। यहाँ देखिए पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर की थी। ठीक है, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश की भी राजधानी रही है पाटलिपुत्र। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया है? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी कालाशोक, ऑप्शन सी उदयन, ऑप्शन डी कनिष्क। ये हो जाएगा दोस्तों उदयन, अभी पढ़े थे। सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया? आपको बताना है कि किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था। ऑप्शन ए शिशुनाग, ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन सी अजातशत्रु, ऑप्शन डी उदयन। तो अभी पढ़े हैं, डी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 32 क्वेश्चन है, बहुत ही VVI है दोस्तों। ठीक है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली। क्वेश्चन पूछ सकता है कि विश्व का पहला गणतंत्र कौन था? तो यहाँ क्वेश्चन में ही देखिए क्वेश्चन छुपा हुआ है, वैशाली। ठीक है, किसके द्वारा स्थापित किया था? आपको बताना है कि विश्व का जो पहला गणतंत्र है किसके द्वारा स्थापित किया था। ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी नंद, ऑप्शन सी गुप्त, ऑप्शन डी लक्ष्मी। तो ये हो जाएगा डी लिक्ष्मी। डी विल बी करेक्ट आंसर। देखिए वैशाली के लिक्ष्मी ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया है। ठीक है, वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। लिक्ष्मी वज्जी संघ के सब प्रमुख थे। ठीक है, लिक्ष्मी जो था वज्जी संघ से सब प्रमुख थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? आपको बताना है कि मगध की जो पहले वाली राजधानी कौन सी थी। ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी राजगिरी, ऑप्शन डी चंपा। तो ये हो जाएगा मगध की जो पहले वाली राजधानी थी वो राजगिरी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, राजगिरी बोलो या फिर गिरिव्रज बोलो। ठीक है, बोथ आर सेम। ओके, तो सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की यहाँ डिस्कस देख लेते हैं दोस्तों। मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहदत्त था। ठीक है, इस वंश के पहले राजा बृहदत्त
का पुत्र जरासंध था, जिसने राजगिरी को अपनी राजधानी बनाया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। ठीक है, यह हर्यक वंश से संबंधित था, जिसकी मृत्यु 492 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? आपको बताना है बिंबिसार का चिकित्सक कौन था। ऑप्शन ए शीलभद्र, ऑप्शन बी विजयसेन, ऑप्शन सी जीवक, ऑप्शन डी मनु। तो ये हो जाएगा दोस्तों जीवक। ठीक है, सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी हर्यक, ऑप्शन सी नंद, ऑप्शन डी गुप्त। तो ये हो जाएगा दोस्तों हर्यक। ठीक है, बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ देखिए, मगध का शासक अजातशत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर राज्य की स्थापना किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सैंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? आपको बताना है कि जो सैंड्रोकोट्स थे उनका चंद्रगुप्त मौर्य से पहचान किसने करवाया था। ऑप्शन ए विलियम जोन्स, ऑप्शन बी वी स्मिथ, ऑप्शन सी आर के मुखर्जी, ऑप्शन डी आर भंडारकर। आपको बताना है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर कौन सा होगा। तो ये हो जाएगा विलियम जोन्स, ये विल बी राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? आपको बताना है ब्राह्मणी लिपि जो था उसको किसने पढ़ा था। ऑप्शन ए कनिंघम, एच दानी, ऑप्शन सी व्हीलर, ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसेप। तो ये हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप, आपको पता है। ठीक है, डी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए 38 मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछ चुका है ये। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है ये मेगास्थनीज। ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी पुराण, ऑप्शन डी इंडिका। तो डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए डिटेल्स में देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का समकालीन शासक था। ये पूछ देता है कि सिकंदर का जो समकालीन जो शासक था वो कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है दोस्तों, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और यहाँ देखिए विदेशी लेखकों में मेगास्थनीज का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, और जिसकी पुस्तक इंडिका मौर्य इतिहास का प्रमुख स्रोत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए पूछ दिया है इंडिका का लेखक कौन है? अभी बताए थे आपको। यहाँ देखिए इंडिका का लेखक कौन था, तो आपको अभी बताए थे ना मेगास्थनीज। ठीक है, इसको डिस्कस नहीं करेंगे, अभी बताए थे। बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पे बढ़ते हैं। चलिए 41 देखिए। अंतिम मौर्य सम्राट था। आपको बताना है कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। ऑप्शन ए जालोक, ऑप्शन सी अवंती वर्मा, ऑप्शन सी नंदीवर्धन, ऑप्शन डी बृहद्रथ। तो ये हो जाएगा बृहद्रथ। ठीक है, डी विल बी करेक्ट आंसर। यहाँ देखिए अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था। ठीक है, यहाँ पे देखिए उल्लेख है बृहद्रथ की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने किया था। पहले ऐसा होता था कि सेनापति को, राजा को भी सेनापति मार देता था और सेनापति राजा बन जाता था। यही कहानी था, बाप बेटा को मारता था और बेटा बाप को बन के राजा बनता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? ऑप्शन ए जूनागढ़, ऑप्शन बी भित्री, ऑप्शन सी नासिक, ऑप्शन डी सांची। तो ये हो जाएगा जूनागढ़, ये विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिए डिटेल्स में देखते हैं। गुजरात के जूनागढ़, आपको पता होना चाहिए कि जूनागढ़ कहाँ पे है, तो गुजरात में है। ठीक है, 130 से 150 ईस्वी का एक अभिलेख है। ठीक है दोस्तों, यह अभिलेख अब तक का प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? आपको बताना है कि कौन ऐसा राजा था जिनका जैन धर्म के प्रति झुकाव था या फिर लगाव था। ऑप्शन ए दशरथ, ऑप्शन बी बृहद्रथ, ऑप्शन सी खारवेल, ऑप्शन डी हुइंक्स। बताना है दोस्तों कौन सा होगा ये हो जाएगा बृहद्रथ, बी विल बी करेक्ट आंसर।
देखिए क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ते हैं। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था, आपको बताना है कलिंग नरेश जो खारवेल था उनका संबंध किससे था। ऑप्शन ए महामेघ वाहन वंश से, ऑप्शन बी चेदी वंश से, ऑप्शन डी सातवाहन वंश से, ऑप्शन डी रटभोजक वंश से, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये हो जाएगा, यहाँ देखिए डिटेल्स में दिए होंगे, यहाँ देखिए सारा कुछ लेके आए हैं दोस्तों आप लोग के लिए, इसीलिए आप लोग इस सेशन को पूरा देखिए ताकि आप लोग से एक भी क्वेश्चन स्किप ना हो। देखिए यहाँ पे खारवेल के इतिहास अध्ययन का एकमात्र साधन हाथी गुम्फा अभिलेख है। ठीक है दोस्तों, तो खारवेल जो है उनका संबंध हाथी गुम्फा अभिलेख से है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, आपको बताना है कि प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यमित्र, कनिष्क, समुद्रगुप्त। आपको पता है कि समुद्रगुप्त को ही प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है। डी विल बी करेक्ट आंसर। यहाँ देखिए इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी थी। तो ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों, किसने भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी थी। तो आपको पता होगा कि अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता के विजयों पर मुग्ध होकर भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दिया था। ठीक है, किसने, तो विसेंट स्मिथ। ठीक है, इतिहासकार थे। ठीक है, उसी ने भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी थी समुद्रगुप्त को। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ते हैं। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था। ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी रामगुप्त सॉरी। तो ये हो जाएगा दोस्तों स्कंदगुप्त। सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 48 चीनी यात्री सुंग यून ने भारत की यात्रा की थी। 48 ऑप्शन ए 1515 ईस्वी से 520 सॉरी, ऑप्शन बी 525 ईस्वी से 529, ऑप्शन सी 545 से 552, 592 से 597। ये हो जाएगा दोस्तों 515 से 520। ये विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी। आपको बताना है कि हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत की यात्रा की। ऑप्शन ए फायान, ऑप्शन बी हेनसांग, ऑप्शन सी इत्सिंग, ऑप्शन डी तारानाथ। तो ये हो जाएगा हेनसांग। ठीक है, ये पूछता है TRE 3 में भी पूछा गया था। ठीक है, हेनसांग, और TRE 1 में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो बी विल बी करेक्ट आंसर। दोस्तों ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन लेके आए थे दोस्तों। ठीक है, तो ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। कलहन की पुस्तक का नाम क्या है। ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी इंडिका, ऑप्शन सी पुराण, ऑप्शन डी राजतरंगिणी। ये हो जाएगा दोस्तों डी विल बी करेक्ट आंसर। राजतरंगिणी जो था कलहन का पुस्तक का नाम था। ठीक है, यहाँ देखिए कलहन ने राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास लिखा है। ठीक है, और इस ग्रंथ की रचना कलहन ने जय सिंह 1127 से 1159 के शासनकाल में पूर्ण किया। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने राजनीतिक शास्त्र पर प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की। ठीक है दोस्तों, तो ये 50 क्वेश्चन का जो अपना सीरीज़ था वो समाप्त हुआ। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। और दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो भी TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट उनको इस सेशन का बेनिफिट्स मिले और वो TRE 4 में अपना एक सीट पक्का कर सके दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों जो लोग भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।